आज के इस व्याख्यान में हम भारतीय मानसून के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, मानसून शब्द अपने आप में एक विचित्र शब्द है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हमारी भारतीय जो उपमहाद्वीप में जो होने वाली बरसात है उसके लिए सामान्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जब टेक्निकली अगर इस चीज़ को देखते हैं मानसून, तो मानसून के बारे में चर्चा करते वक्त हम लोग ये देख सकते हैं कि मानसून शब्द का उपयोग करने से पहले कि कहाँ से आया ये शब्द। मानसून के बारे में सामान्य रूप से दोस्तों ये कहा जाता है कि यह अरबी भाषा का शब्द है, जो मौसम शब्द से इसका रूप बाहर आया है और ये निर्माण हुआ, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु से संबंधित होता है। परंतु वास्तव में मानसून एक अर्धस्थायी पवने होती है। सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि अर्धस्थायी पवने होती है जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, यानी सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी कंप्लीट परिवर्तन, दिशा में पूर्ण परिवर्तन। इसके बारे में ये कहा जाता है कि दिशा में किस तरह से पूर्ण परिवर्तन होता है। जब यही चीज़ अगर आगे हम देखते हैं कि दिशा में किस तरह से पूर्ण परिवर्तन होता है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि आप इस सामने जो स्क्रीन पे एक मानचित्र दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला दाईं ओर है, दाईं ओर का जो मानचित्र है, इसमें समर्स का यानी ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन ऋतुओं का दिशा इसमें प्रदर्शित की गई है, जिसमें आप भारतीय परिप्रेक्ष्य इंडियन ओशियन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसमें इंगित की गई है। ये जो तीर के माध्यम से ये देखिए आप, इस तरह के जो ये लाल और येलो जो तीर के निशान है, इसके द्वारा पवनों की दिशा और प्रवाह को दर्शाया गया। उत्तर की ओर, भारत के उत्तर हिमालय के भी उत्तर तिब्बत की ओर ITCZ, दो ब्लू लाइंस के माध्यम से ITCZ उसको दर्शाया गया है। ये ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये इंट्रा एक ऐसी बेल्ट है जो अभिसरण केंद्र है, अंतः अभिसरण एक बेल्ट है जिसकी ओर लो एयर प्रेशर की बेल्ट होती है, वो उत्तर की ओर, यानी ग्रीष्म काल में ये उत्तर की ओर खिसक गई है, उत्तर की ओर पाई जाती है। और यही चीज़ अब जब इसके बाद में दूसरा जो मानचित्र आपको दिखाया गया, ये वाला मानचित्र यहाँ से आते हैं, तो ये है विंटर यानी शीतकालीन मानचित्र। शीतकाल यानी जनवरी फरवरी का जो मानचित्र है वो इस कालीन, इसमें तो ये नॉर्थ वेस्ट मानसून इसको कहा गया। इधर जो राइट हैंड की तरफ था वो साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा दर्शाया। इस नॉर्थ वेस्ट मानसून के जब चर्चा करते हैं तो इसके माध्यम से देखो आप इस मानचित्र में देख रहे हैं कि उत्तर, इस पवनों की जो दिशाएं वो उत्तर, इसके जस्ट जो पहले ग्रीष्मकाल में थी दक्षिण पश्चिम से वो उत्तर पूर्व की ओर पवनों का प्रवाह दिखाया गया था। लेकिन इस जो सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के समय में जो नॉर्थ वेस्ट मानसून जो कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी दक्षिण पश्चिम की ओर पवनों का प्रवाह वो दिखाया जा रहा है। और ये प्रवाह एक कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार हवाओं का पूर्ण परिवर्तन अपनी दिशा में पाया गया। इसी को मानसून की सबसे बड़ी खासियत यही है। जिन क्षेत्रों में मानसून पवनें प्रभावी होती है वहाँ पर मानसून जलवायु पाई जाती है। ये सामान्य कि मानसून जलवायु वाले क्षेत्र, मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों की बात जब हम करते हैं तो हम सामान्य रूप से ये देखते हैं कि ये जो एरिया है कंप्लीट, इस कंप्लीट एरिया में इसको मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें भी भारतीय उपमहाद्वीप का जो बेल्ट है उसको विशेष रूप से मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, मानसून वन, जिन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इस क्षेत्र, इस जलवायु का जो मेन क्षेत्र है वो दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया
तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार की जलवायु, उत्तरी जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया है वो इस जलवायु का इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून की जलवायु, जब उसको जलवायु की जो प्रक्रिया हम सामान्य रूप से ये देखते हैं कि मानसूनी जलवायु किस तरह की होती है, उसको समझने के लिए एक हमारे यहाँ जब देखते हैं कि इसमें ये कहा जाता है कि इसमें क्लासिकल जो एक संकल्पना पर प्रतिपादित के आर्डमंड हेली एक विद्वान थे, उसको थर्मल, सामान्य रूप से थर्मल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये मानसून को सामान्य रूप से कि ये कहा जाता है कि जहाँ टेम्परेचर अधिक, सूर्य की किरणें सीधी पड़ना और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से वहाँ तापन के द्वारा यानी सूर्य तप के द्वारा हीट प्राप्त होता है। हीट प्राप्त होने से सामान्य रूप से गर्म होकर हवाएं और वो गर्म होके और लो एयर प्रेशर का धरातल गर्म हो जाता है। धरातल गर्म होने के बाद में उसके संपर्क में आने से हवाएं भी गर्म होती है और गर्म हवा गर्म होके ऊपर उठती है और उसमें सामान्य रूप से निम्न वायुदाब या लो एयर प्रेशर उत्पन्न होता है। उस लो एयर प्रेशर की वजह से ऊपर की ओर हवाएं उड़ जाती है और उसमें जहाँ सामान्य रूप से समीपवर्ती जो क्षेत्र होता है वहाँ ठंडी जलवायु जहाँ होती है और वो इस बेल्ट में ये मानते हैं कि जो समुद्री क्षेत्र है यहाँ अगर मान लियो गर्मियों में मई जून में, अप्रैल मई जून में, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो बेल्ट है, ये जो काली सर्किल के द्वारा दर्शाया गया, उस बेल्ट में सूर्य की किरणें उत्तरायण होने की वजह से, क्योंकि गर्मियों का मौसम होता है और गर्मियों में उत्तरायण होने की वजह से इस क्षेत्र में सीधी किरणें पड़ती है और सीधी किरणें पड़ने से टेम्परेचर अधिक पाया जाता है, लो एयर प्रेशर उत्पन्न होता है। और यहाँ जो समुद्री क्षेत्र है, चूँकि यह समुद्री क्षेत्र जल्दी से गर्म नहीं होता और यह ठंडा होता अपेक्षाकृत, इस क्षेत्र से उत्तरी जो भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी पूर्व पश्चिमी जो भाग है उसकी अपेक्षाकृत ये भाग ठंडा होता है, क्योंकि समुद्री क्षेत्र है, समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर कम पाया जाता है, इधर टेम्परेचर हाई पाया जाता है इस जगह, जिस वजह से ये क्षेत्र पूरी तरह हाई लो एयर प्रेशर का जो है, इस कारण से मई जून में हवाएं यूं दिशाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और उसी को जब सीधे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द भारतीय जो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट है उससे जाके हवाएं टकराती है और उसी को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। और इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण से भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश जगह वर्षा होती है। ये वर्षा दो शाखाओं में डिवाइड की जाती है। एक अरेबियन सी जो अरब सागर की ओर से प्रवाहित होती है, दूसरी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी शाखा। अब ये मानसून सिद्धांत जल तथा स्थल के विभेदी तापन को मानसून निर्माण का मुख्य कारण मानता है। जो आर्डमंड हेली का जो थर्मल थ्योरी है या चिरसम्मत सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप अधिक सौर ताप ग्रहण कर गर्म हो जाने से यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। हिंद महासागर पर तुलनात्मक रूप से उच्च वायुदाब, अपेक्षाकृत जो उच्च वायुदाब पाई जाता है, इस कारण से ही हवाएं इधर और आकर्षित होती है और हवाएं चलती है। यही चीज़ जब सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिणायन होने के बाद में सूर्य मकर रेखा की ओर बढ़ने लगता है भूमध्य रेखा को क्रॉस करके, और दिसंबर और जनवरी के महीने में ये सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है और इस कारण से टेम्परेचर इधर अधिक हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। सूर्य की किरणें चूँकि सूर्य दक्षिणायन के कारण सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ती है। इस तिरछी पड़ने की वजह से ये जो पार्ट है यहाँ हाई एयर प्रेशर और इधर पार्ट में लो प्रेशर यानी टेम्परेचर अधिक हो जाता है। और इस वजह से लो प्रेशर होने की वजह से
ये लो प्रेशर हवाओं का रुख यूं बदल जाता है, जो इस मानचित्र में दर्शाया गया नीचे वाले में। ये देखो हाई एयर प्रेशर होता है उत्तरी पार्ट में, दक्षिण में, तो यह हवाओं का रुख उल्टा हो जाता है और वो ही हवाएं वापस से एक बार फिर से ये मान के चलो कि हवाओं का रुख इस ये जो मानचित्र में दर्शाया गया है उसके हिसाब से यूं ये वाला जो रुख है, और इसको उत्तर नॉर्थ वेस्ट मानसून कहा जाता है हवाओं का इस रुख के कारण से। स्थल से जल की ओर चलने के कारण ये पौने शुष्क होती है हवाएं, अधिकांश जगह बरसात नहीं करती। चूँकि दक्षिण पश्चिम मानसून महासागरीय हिंद महासागर से प्रभावित होती है, तो अपने साथ नमी को ग्रहण करके लाती है और भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय क्षेत्रों से होते हुए आंतरिक भागों तक बरसात करती है। और इसमें यही चीज़ हवाओं का रुख सूर्य के वो महाद्वीपीय क्षेत्र से स्थल भागों से प्रभावित होने के कारण यहाँ से कुछ भी नहीं होता, ये समुद्र की ओर जाती है। इस कारण से ये अधिकांश शुष्क उत्तरी पूर्वी मानसून जो है, नॉर्थ वेस्ट मानसून है, वो शुष्क मानसून होता है। इस मानसून में ये मान के चलिए कि जो कारोमंडल तट है, यानी वो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर यह बरसात करती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से इस जगह से ये नमी ग्रहण करके और इस तमिलनाडु के तट पे बरसात करती है। सर्दियों में मद्रास के आसपास, चेन्नई के आसपास या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में ये मान के चलिए कि लौटते हुए मानसून भी इसको कहा जाता है। और इस नॉर्थ वेस्ट जो मानसून है, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है, उसकी वजह से इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति भी कभी कभार उत्पन्न हो जाती है। और यह वर्षा यहाँ होती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून, उसमें इस क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश के कारण बरसात नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ लौटते हुए मानसून की वजह से तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में बरसात होती है। तो ये एक अलग प्रकृति पाई गई कि दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र में होने के बावजूद भी वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात नहीं हो रही, लेकिन लौटते हुए मानसून से, क्योंकि जो सामने फ्रंट में पड़ रहा है उससे बरसात हो रही है। स्थल से जल की ओर शुष्क होने के कारण से वो और जगह तो बरसात करता नहीं है, लेकिन यहाँ करती है। यही इस सिद्धांत में कुछ ये चीज़ के चलते इस सिद्धांत की मानसून के बारे में ये कहा जाता है कि शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, जब शिफ्टिंग ऑफ ITCZ की बात चलती है उस के कारण आप देख सकते हैं इसमें भी यही जो धाराएं हैं वो दर्शाया गया है कि इस मानसून का किस तरह से शिफ्टिंग होता है। और लास्ट में अपना ये चीज़ देखते हैं कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से जो ITCZ है, जब उत्तरायण होता है गर्मियों के अप्रैल के बाद में, उसमें ये जो बेल्ट है मानसून का, कि इस बेल्ट में या ये इस बेल्ट में यहाँ से यूँ और ये ITCZ का फ्लो होता है और उत्तर की ओर खिसक गया, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, गर्मी होती है, तो ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स इधर खिसक जाता है। और यही चीज़ जिससे कि हवाओं का प्रवाह इधर होता है, उत्तर की ओर होता है, समुद्र से उत्तर की ओर होता है, और उसी वजह से इस पे जेट स्ट्रीम का भी प्रभाव पड़ता है। जेट स्ट्रीम एक अलग चीज़ है, उसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और यही चीज़ जब विंटर्स की बात आती है, यानी शीतकाल की बात आती है, तो ITCZ का जो स्थिति लोकेशन है वो होती है भूमध्य रेखा के आसपास। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ ITCZ है, दोनों में अंतर इसी कारण से हवाओं का रुख अब उस टाइम में ये ITCZ के दक्षिण की ओर होता है, जिसके कारण से बरसात का इस क्षेत्र में न होकर समुद्र की ओर हवाओं का प्रवाह पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि मानसून को प्रभावित करने वाले जो मेन कारक है उनके 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। प्रभावित करने वाले कारक उनको जनरली ये मानते हैं कि 3 हिस्सों में जो करते हैं। तो 3 हिस्से कौन कौन से? पहला है जेट स्ट्रीम प्रभावित
प्रभावित करने वाले कारक। पहला है जेट स्ट्रीम, दूसरा तिब्बत का पठार और तीसरा है अल नीनो। अब जेट स्ट्रीम के बारे में कहते हैं कि जेट स्ट्रीम, जेट की गति से जो तीव्र गति से हवाएं ऊपरी वायुमंडल में चलती है, उनका सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के ITC जेट के साथ साथ उनका शिफ्टिंग होती है, और उसी की वजह से हवाएं ऊपर नहीं जाके और फिर वो बरसात करती है। जेट स्ट्रीम उच्च वायुमंडल में यानी क्षोभ मंडल में चलने वाली तीव्र गति की पवनें हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर विसर्पाकार मार्ग में चलती है। यह 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर प्रभावित होती है। भारत की उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट पवनें प्रभावित करती है, और जेट स्ट्रीम की गति तीव्र शीत ऋतु में अधिक तीव्र तथा ग्रीष्म ऋतु में कम होती है। जब ये मानते हैं कि जेट स्ट्रीम जियोस्ट्रोपिक समदाब रेखाओं के समानांतर चलती है, 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये इनकी स्थिति लोकेशन होती है। इनकी चौड़ाई, लंबाई व गहराई गहराई होती है। ये पवनें घर्षण बल की कमी के कारण समदाब रेखाओं के समानांतर चलती है। समदाब रेखाओं के समानांतर, इनके बारे में ये मानते हैं कि समदाब रेखाओं के समानांतर चलती है। जेट स्ट्रीम के बाद में इनके ये कहते हैं कि जब जेट स्ट्रीम की बातें चलती है तो जेट स्ट्रीम उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में हिमालय से टकराकर 2 भागों में विभाजित होती है। एक जेट स्ट्रीम जो होती है वो, मान लीजिए ये हिमालय है, एक पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तो यहाँ टकरा के एक तो उत्तर की ओर चली जाती है और दूसरी दक्षिण की ओर चली जाती है। तो इस हिमालय क्षेत्र के ये जेट स्ट्रीम 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। इसकी उत्तरी शाखा तिब्बत के पठार के ऊपर बैठती है तथा दक्षिणी शाखा गंगा के मैदान के ऊपर, यानी गंगा के मैदान के ऊपर ये दक्षिण शाखा साउथ, और ये नॉर्थ JS, ये 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। शीत ऋतु के दौरान ये पवनें गंगा के मैदान में पूर्व स्थित उच्च दाब को अधिक कर देती है, यानी कि इस क्षेत्र में जो पहले से उच्च दाब पाया था उसको और अधिक कर देते हैं, क्योंकि हवाएं ऊपर नहीं उठती और हवाओं का बैलेंस एक ऊपरी लेयर के रूप में जेट स्ट्रीम कवर करती है, और इस एरिया में उच्च वायुदाब पाया जाता है। और अतः पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के क्षेत्रों के ऊपर पवनें घड़ी की दिशा में चलती है तथा यहाँ उच्च दाब को और बढ़ा देती है। इन उच्च दाब वाले जो क्षेत्र होते हैं इनमें ठंडी वायु का अवतरण होने से वायुमंडल में स्थायित्व पाए जाने के कारण शीत ऋतु के दौरान शुष्क परिस्थितियां पाई जाती से वर्षा उत्पन्न नहीं होती है। इस कारण से शुष्क परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि इस जो इंडिया का जो पार्ट है इस एरिया में, और इस एरिया में यहाँ अगर मान लीजिए जेट स्ट्रीम की वजह से स्थायित होती है तो इस कारण से इनमें हवा नहीं होती। अप्रैल तथा मई में ग्रीष्म के ऋतु के आगमन के साथ ही जेट स्ट्रीम के उत्तर की ओर विस्थापित होते हुए, यानी जेट स्ट्रीम उत्तर की ग्रीष्म ऋतु जैसे जैसे आएगी मार्च अप्रैल के बाद में, तो उत्तर की ओर धीरे धीरे विस्थापित होगी, और विस्थापित होने से ये जो एक तिब्बत की ओर जा रही थी और एक गंगा घाटी की ओर आ रही थी। साउथ जो जेट स्ट्रीम थी उसका जो पार्ट था वो ओनली उत्तर की ओर, और दक्षिण की ओर वाला न रखे, उत्तर की ओर वाला ही भाग रह जाता है। और इस महीने पूर्ण भारत में वर्षा प्राप्त होने लगती है, जिस कारण से इस एरिया में धीरे धीरे वर्षा प्राप्त होने लग जाती है। अप्रैल तथा मई में निम्न दाब के बावजूद जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा की उपस्थिति के कारण वर्षा उत्पन्न नहीं होती। अप्रैल और मई का महीना जो होता है उसमें यहाँ जेट स्ट्रीम होती है निम्न लो एयर प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए बावजूद भी यहाँ वर्षा न हो के, क्योंकि जेट स्ट्रीम रहती है इसलिए वर्षा नहीं होती, स्थायित्व रहता है। और उसके बाद में धीरे जैसे ही जून शुरू होता है जेट स्ट्रीम पूर्णतः उत्तर की ओर तिब्बत के पठार की ओर चली जाती है, और हवाएं इधर
मानसूनी हवाएं इधर आती है और इससे प्री मानसून की बरसात उत्पन्न होती है भारत में। उस स्थिति को वर्षा होती है जब जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा भारत से पूर्णतः विस्थापित हो जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बनने वाले छोटे चक्रवातों को पश्चिम से पूर्व की ओर विस्थापित करती है, यानी कि जिसके कारण पश्चिम एशिया तथा भारतीय उपमहाद्वीप में जिसमें मुख्यतः भारत का उत्तर पश्चिम भाग सम्मिलित होता है, भारत का उत्तरी पश्चिम भाग, उसके वर्षा हिमपात भी उत्पन्न करती है। ये चीज़ इसका एक जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट होता है। अब हम जब पढ़ते हैं कि ये जो क्षेत्र है कि यहाँ हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार किस तरह से मानसून के उत्पत्ति में प्रभाव डालता है, उसके लिए सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि ये जो तिब्बत का पठार है वो तिब्बत का हिमालय पर्वत तथा क्युनलुनसान के पर्वतों के मध्य स्थित तिब्बत का पठार एक अंतर पर्वतीय क्षेत्र होने के साथ साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से अत्यधिक विस्तृत होने के कारण से, यानी लंबा चौड़ा एरिया तिब्बत का पठार को छोटा मोटा पठार वर्ल्ड का सबसे बड़ा पठार कहलाता है, सबसे ऊंचा पठार कहलाता है। और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक सौर ताप की प्राप्ति होने के कारण, उत्तरायण होने के कारण हमें अप्रैल मई जून में सीधी किरणें पड़ती है और सीधी किरणें पड़ने से टेम्परेचर हाई हो जाता है और टेम्परेचर हाई होगा तो जो एयर प्रेशर है, लो एयर प्रेशर की कंडीशन बनती है ये तिब्बत के पठार में। इस तिब्बत के पठार के कारण से एक हीटर का काम करता है और हीटर के काम करने के साथ ही हवाएं इस ओर आकर्षित होती है, निम्न दाब उत्पन्न होता है, सामान्य परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते बढ़ते हिंद महासागर पर अवतलित होकर दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों के साथ साथ भारत की ओर बढ़ते हुए भारतीय मानसून की तीव्रता को बढ़ा देती है। तिब्बत के पठार तथा भारत के बीच बनने वाले चक्र को कोटेश्वरम शैल कहते हैं। ये कोटेश्वरम एक विद्वान थे, उनके नाम से इन्होंने दिया था और इसको ये इस तरह की जो सेल बनती है उसको कोटेश्वरम शैल कहा जाता है। और इसी दिशा में एक ये कहा जाता है कि कोरियोलिस जो दक्षिणी हवाएं आती है कोरियोलिस बल के कारण से भूमध्य रेखा को पार करती है तो उनकी दिशा में फ्लक्चुएशन पाया जाता है। तो उत्तर पूर्व की ओर जब चल रही है तो दक्षिण पश्चिम की ओर से चलते होते उनकी दिशा इस तरह से भूमध्य रेखा को क्रॉस करने के बाद में वो दिशाएं, पवनों की दिशा यूँ हो जाती है। इसी कारण से इन दिशाओं को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। ये मान लीजिए ये भारत का बोलो। अल नीनो एक तीसरा जो कारक है इस पे प्रभाव डालता है वो अल नीनो का प्रभाव सामान्य रूप से ये मानते हैं कि अल नीनो एक वैश्विक फेनोमेना है। उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो बात करते टाइम में ये कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में के बारे में कि ये हमारे यहाँ मानते हैं कि दक्षिण अमेरिका का जो ये पार्ट है ये भारतीय क्षेत्र है और ये दक्षिण अमेरिका का वेस्टर्न क्षेत्र यानी पैसिफिक सी का ये पार्ट है। इस पार्ट में अल नीनो नाम की एक जलधारा बहती है। उस जलधारा बहने के कारण से अल नीनो इफेक्ट, इसमें कभी कभार होता क्या है कि कभी कभार यहाँ 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण से यहाँ ये जो लो एयर प्रेशर की बेल्ट बन जाती है। तो ये जो दक्षिणी दोलन, ये जो ITCZ का दक्षिणी दोलन भूमध्य रेखीय क्षेत्र का भाग है, यहाँ से हवाओं का प्रवाह यूँ आता है दक्षिणी गोलार्ध से, जो दक्षिणी गोलार्ध ऑस्ट्रेलिया और उधर से आता है दक्षिण अमेरिका की तरफ से। वो इधर 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हवाओं का प्रेशर कम हो जाता है और हवाएं इधर की ओर डाइवर्ट होती है और इधर की ओर फुल वेग से अपने नहीं बढ़ती भारतीय उपमहाद्वीप की ओर। ये जो बढ़ने वाली हवाएं उनका डाइवर्ट होने की वजह से एयर प्रेशर कम हो जाता है और ये दक्षिणी जब भूमध्य रेखा क्रॉस करके कोरियोलिस बल की वजह से जो उत्तरी पूर्वी जो दिशाएं थी हवाएं थी वो उत्तरी पूर्व दिशा से भूमध्य रेखा को पार करते ही दक्षिण पश्चिम दिशा का रूप धारण करती है। लेकिन ये ही हवाएं इस इम्पैक्ट की अल नीनो इम्पैक्ट की वजह से
हवाएं डाइवर्ट हो जाती है और इधर भारतीय उपमहाद्वीप में ये हवाएं पूर्ण वेग से नहीं आ पाती, जिसके कारण से हवा मानसून कमज़ोर रहता है। मानसून कमज़ोर रहने की वजह से इस भारतीय उपमहाद्वीप में, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की बरसात जो है वो कम पाई जाती है। और इसका फ़र्क ये पड़ता है कि यहाँ ड्रॉट यानी कम वर्षा, लो रेनफॉल की स्थिति उत्पन्न होती है। इस लो रेनफॉल की स्थिति उत्पन्न होने की वजह से यहाँ बरसात कम होती है। दूसरा ये कहा था कि जब अल नीनो के बारे में सामान्य रूप से चर्चा करते हैं तो स्पेनिश भाषा के शब्द अल नीनो का अर्थ होता है चाइल्ड क्राइस्ट, बच्चे की चीख की वजह से होता है। ये 3 से 5 वर्ष में ठंडी पेरू धारा को स्थापित करने के कारण पेरू धारा जो होती है उसके तट के पास, पेरू तट के पास दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे इस एक धारा प्रभावित हो, महासागरीय धारा प्रभावित होती है, उसको अल नीनो कहते हैं। इस परिघटना के क्रिसमस के कारण आसपास होने के कारण, यानी कि दिसंबर के आसपास, शीतकाल में आसपास होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसे महासागरीय बुखार भी कहते हैं। अल नीनो के कारण दक्षिण प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर पर पाई जाने वाली दाब परिस्थितियों में परिवर्तन होने से भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारतीय मानसून के कमज़ोर हो जाने से मानसून प्रभावित क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। ये अभी हमने ये बताया कि इस तरह से यहाँ डाइवर्ट हो जाएगी हवाएं, तो आधी हवाएं इधर चली जाएगी, इधर हो जाती है और आधी हवाएं इधर जाएगी, तो वो कम बढ़ जाने की वजह से मानसून में तीव्रता नहीं रह पाती और कम बरसात होती है। ये इस भारतीय मानसून का भारतीय मानसून पर अल नीनो का प्रभाव माना जाता है। और इस अल नीनो का प्रभाव और एक चीज़ और ये मानते हैं कि ये अल नीनो इस क्षेत्र में बहुत ही अलग इम्पैक्ट डालता है।